हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश जोशी इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हो जैसे कि हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2023-24 के एमसीक्यू प्रश्न पर। मतलब कि पिछले वर्ष गत वर्ष में जितने भी बोर्ड के अंदर मतलब बोर्ड क्लास के अंदर जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आए थे एसएसटी के अंदर, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और साथ में बहुत शानदार और बहुत अच्छी खबर भी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो सबसे पहले इन प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आया था आपके 1871 को लेकर। सबसे पहला प्रश्न था आपके 1871 में सम्राट विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था? ए इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी अमेरिका। हम जानते 1871 में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो जर्मनी का सम्राट किसे बनाया गया था? तो जर्मनी का सम्राट राजा विलियम प्रथम को बनाया गया था। तो सी इसमें बिल्कुल सही जवाब आपके रहेगा। बात करते दूसरे प्रश्न की। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? हम अच्छे से जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 को शुरू हुआ था और 1945 को समाप्त हुआ था। तो लगभग हम बात कर सकते हैं कि ये आपके 6 वर्ष के आसपास चला था। तो यहां पर सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ए 1855, बी 1860, सी 1862, डी 1872। हम जानते हैं पहली जूट मिल जो बंगाल में स्थापित हुई थी वो 1855 में हुई थी। बाद में भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहां पर स्थापित की गई थी? इसमें जो सबसे पहली भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में की गई थी। कहां पर की गई थी? गोवा में स्थापित की गई थी। अगला बहुत शानदार प्रश्न देखिए आप। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? सकल कृषि क्षेत्र, शुद्ध बोया क्षेत्र, प्रति भूमि या चरागाह कहलाता है। तो भाई जो कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया जो क्षेत्र है वो कहलाता आपके सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? कितने प्रतिशत पाई जाती है भाई? लगभग 16 लाख। और अगर प्रतिशत में पूछे गए तो 8% होगा। कितना होगा? 8% जो है वो भारत में पाई जाती है। अगर संख्या पूछे तो लगभग 16 लाख भारत में पाई जाती है। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो हम अच्छे से जानते हैं सीमेंट उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है और इन्हीं कच्चे माल से जो तैयार माल होता है वो होता आपके सीमेंट। नेक्स्ट देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है वो आपके 1953 में किया गया था। आजादी के बाद 1953 के अंदर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला देखिए शानदार प्रश्न है, सामुदायिक सरकार, एक तीसरे स्तर की सरकार, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई थी? तो हम अच्छे से जानते हैं भाई भारत में भी 3 स्तर की सरकार है, लेकिन तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहा जाता है। परंतु बेल्जियम मॉडल जो बहुत ही शानदार मॉडल था, एक आदर्श रूप में इसको देखा गया था। बेल्जियम के अंदर एक तीसरे स्तर की सरकार, सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई थी। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपके बेल्जियम होगा। फिर है भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, अवशिष्ट विषय। हम जानते हैं कि भाई जो संघ राज्य संवर्धित सूची इसमें तो बिल्कुल अलग अलग विषयों का निर्धारण किया गया है, परंतु उस समय में संविधान निर्माता तो उन्होंने को पता था भाई आने वाले समय में जब कोई नया विषय होगा, ऐसा विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं होगा, उस विषय को किसमें रखा जाएगा? उस बचे हुए विषय को हम किसमें रखेंगे? अवशिष्ट विषय में रखेंगे। तो यहाँ पर जो अवशिष्ट विषय है या अवशिष्ट जो बाकी बच चुके थे उसमें इसको शामिल किया गया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। अब आपके जो मैंने कहा था अगला प्रश्न देखिए, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है? एक ऐसा व्यक्ति जो जाति को अपने समुदाय का आधार मानता है कि मेरा समुदाय किस आधार पर गठित है, वो जाति के आधार पर गठित है, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? जाति के आधार पर गठित समुदाय को जातिवादी कहोगे। अगर धर्म के आधार पर होता तो इसको हम कह सकते हैं भाई जो धर्म को पक्ष लेने वाला व्यक्ति कह सकते
सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाति पर आधारित है वो जातिवादी होगा। ओके, और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो आपस में कह सकते हैं विवाद या विरोध जो स्थिति होती है उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है, और सभी धर्मों को सम्मान मानने वाले को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, और नारी और मतलब कि स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले को नारीवादी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? मतलब कि लोकतंत्र से भी अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी हो सकती है? राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, सैनिक शासन? नहीं भाई, लोकतंत्र से बेहतर कुछ भी नहीं है, तो यहां पर इनमें से कोई नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? ऐसी गतिविधि जो असंगठित क्षेत्र से जुड़ी हुई है। विद्यालय में शिक्षक, कारखाने में श्रमिक, अस्पताल में डॉक्टर, दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। तो असंगठित क्षेत्र की जब बात आती है तो यहाँ पर दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक होगा बेटा, जिसको हम कह सकते हैं दिहाड़ी पर, जो एक दिन का काम मिलता है उसकी दिहाड़ी मिल जाती है, तो अगले दिन इसको काम मिले या नहीं मिले इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है, इसका कोई फिक्स नहीं है अगले दिन काम मिलेगा क्या। तो इसे हम कह सकते हैं एक दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, जिसके स्थायी, उसकी नौकरी भी स्थायी नहीं होती बेटा, और साथ में उसको स्थायी वेतन भी नहीं मिलता है। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था, भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो बिल्कुल हम जानते बेटा, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाला है आरबीआई। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके द्वारा नोट जारी किए जाते हैं। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। अब टैक्स जो लगाया जाता है आरोपित किया जाता है किस पर? निर्यात, आयात, पूंजी निवेश पर या सहायिका पर? तो हम जानते हैं भाई, अगर किसी देश की सरकार अपने देश के जो व्यापार है उसको अगर संरक्षण देना चाहती है, उसका विकास करना चाहती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है वो कौन सा है? आयात पर टैक्स लगा देना। ये व्यापार अवरोध का सबसे अच्छा उपाय है। ओके, अगला देखो भाई, अगली आपके खबर है बड़ी शानदार, जैसे आप देख पा रहे हो धमाका, और ये धमाके वाली खबर है, बिल्कुल एकदम से कह सकते हो जो एटम बम है ना उसके धमाके से भी बड़ा धमाका आ रहा है, वो है आपके उत्कर्ष दिवाली डबल धमाका, जो 24 से 3 नवंबर तक रहने वाला है। 24 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और ये 3 नवंबर तक रहने वाला है। और है क्या भाई, इसमें आप 6 to 10th के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट तो मिलेगा, लेकिन साथ में आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री स्पोकन इंग्लिश, है ना। मतलब कि स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। केवल इस दीपावली की आपके लिए बात हो रही है। अगली बात अगर मैं करूं तो यहां पर आपको यह भी पता चलने वाला है, देखो इसका एक प्राइस जरूर ध्यान रखना, आप प्राइस जो जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। एक तो आपके जो है इसके बहुत ही कम प्राइस है। अगर मैं बात करता हूं इसमें प्राइम बैच की, तो इसमें है आपके क्लास 6 to 8 तक की केवल 2000 रुपए, और क्लास 9-10 का है केवल 2500 रुपए। मतलब इतना शानदार ऑफर आपको है। तो आज ही चाहे किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई, आरबीएसई, चाहे बिहार, एमपी या इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे किसी भी मीडियम से हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, सभी के लिए शानदार धमाका आ चुका है इस बम्पर ऑफर का। तो आज ही लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।